Hello and welcome once again at this platform, and we are going to discuss class 12th physics chapter number 3 current electricity. In this video we are going to discuss additional exercise question 3.18. So let's start. First of all, we will discuss the question in detail and then we will discuss answer. This is purely a theoretical questions in parts A, B, C and D. We will discuss individually all the parts and their answer. First question. A steady current flows in a metallic conductor of the uniform cross-sectional area. Which of following quantity is constant along the conductor? Current, current density, electric field and drift speed. Okay. In second question, is Ohm's law universally applicable for all the conducting material? If no, give example of material which do not obey Ohm's law. जो Ohm's law को follow नहीं करता है उसका अगर नहीं कोई डिवाइस फॉलो करती है तो उसका नाम भी हमें लिखना है. ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट, यानी कोई छोटी सी बैटरी है या लो वोल्टेज सप्लाई है और उससे हमें ज़्यादा करंट निकालना है तो मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कम से कम रखना होगा वाई. इसका हमें जवाब देना है. ए हाई टेंशन सप्लाई से 6 किलोवाट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो इसका क्या कारण होना चाहिए? तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक बार वापस आंसर के साथ इंडिविजुअली और डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला पार्ट इसका. और फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि ए स्टेडी करंट इज फ्लोइंग इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर नहीं है. यानी एक ऐसा वायर आप ले लीजिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह से बराबर नहीं है, कहीं पतला है तो कहीं मोटा हो गया, तो यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका वेरी कर रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू क्या है आपकी? कांस्टेंट है. ये हमको दे रखा है. तो विच फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर. अब कौन सी जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, तो ये आई करंट तो इसमें से फ्लो हो रहा है, तो कौन सी चीज़ इसमें से कांस्टेंट रहेगी? करंट. तो करंट तो ये खुद ही कह रहा है कि एक स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट को तो पहले से ही हम मान लेते हैं कि करंट तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा. अब करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, इनको हमें देखना है कि ये कांस्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को वापस इरेज कर देते हैं जिसको हमने एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो अब आपको करंट डेंसिटी के बारे में देखना है कि करंट डेंसिटी क्या होती है. तो करंट डेंसिटी हमारी करंट पर यूनिट एरिया होती है. तो एरिया आ गया, करंट तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है. ठीक है ना. तो करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई. यानी करंट तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम J इजिकल टू सिग्मा ई की बात करें तो यहाँ पर E इजिकल टू जे अपॉन सिग्मा हो गया. तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है करंट डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है. करंट डेंसिटी जो होती है वो हमारी I अपॉन ए होती है. तो I तो कांस्टेंट है लेकिन A नहीं है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी की वैल्यू निकाली आई अपॉन एन ही है. तो यहाँ पर आई तो कांस्टेंट है लेकिन ए नहीं है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो इस बातों इससे पता चला कि करंट आई तो आपको क्वेश्चन ने ही कह दिया कि ये तो कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है. लेकिन इससे हम इस फॉर्मूले से हमने बाकी चीज़ों को फाइंड आउट किया है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये चेंज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होगा और ये भी चेंज होगा. ठीक है. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट मांगी थी, तो उनमें ओनली करंट ही कांस्टेंट रहेगा जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. ठीक है. और बाकी जितने भी हैं वो डिपेंड कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली. ये सब आपने देखा होगा, जे है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और ये है. तो इस तरह से ये हमारा
आंसर पूरा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगला बी पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बी पार्ट क्या कहता है कि इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। क्या ओम्स लॉ सभी मटेरियल के लिए एक जैसा ही इम्प्लीमेंट होता है? ओम्स लॉ सभी मटेरियल पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और उसका हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, जब अगर हम इसमें आई और वी में जब ग्राफ बनाएंगे, तो अगर ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ के बारे में, यानी किसी भी एलिमेंट को देखना है, तो सबसे पहले आप यही चेक करो कि ये करंट और आई वी करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं वो चेक करिए। तो अब दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है कि कौन सा, अगर नहीं है तो कौन से एलिमेंट हैं, तो उसका भी हम जवाब देंगे कि विच डजेंट ओबे ओम्स लॉ। तो ये डायोड होते हैं, आपके वैक्यूम ट्यूब्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स यहाँ पर हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ये हो गया कि नो, ओम्स लॉ डजंट एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स। सब पर ये इक्वली एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप इसमें से इनके करेक्टरिस्टिक्स में से देख सकते हो कि ये ओमिक डिवाइस हो गई जिसका ग्राफ एकदम सीधा आएगा, आई और वी करेक्टरिस्टिक्स में आर कांस्टेंट रहता है, यानी जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो नॉन ओमिक डिवाइस है जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, उसका ग्राफ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर्व फॉर्म में होगा और उसमें आर की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब नॉन ओमिक डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा यही है। तो वैक्यूम ट्यूब्स हो सकती है, ठीक है। दूसरा आपका डायोड हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स जो होते हैं वो हम आगे 14 चैप्टर में पढ़ेंगे भी, तो ये हो सकते हैं। और ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसमें भी आई वी करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से नहीं होते। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसका भी हमारा आंसर पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। और ये ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस का वापस ग्राफ आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। A low voltage supply from which one needs high current must have very low resistance, internal resistance Y। यानी अगर कोई भी लो वोल्टेज सप्लाई है जैसा कि ये दिखाया गया है, और उससे अगर हमें हाई करंट फ्लो करवाना है या निकालना है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, वो करंट जब हम इससे ड्रॉ करते हैं उसके दौरान जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अब अगर इससे हमें हाई करंट ड्रॉ करना है, जैसा कि यहाँ पर सर्किट में दिखाया गया है कि ये आपका एक सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको हम एक्सटर्नल लोड से जोड़ रहे हैं, आर लोड, और इससे जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो आई है। तो इस आई का जो फॉर्मूला होगा वो ये है आपका, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के आएगा, ठीक है। तो अब इससे हमें आई को अगर मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर जो है वो कम से कम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर को अगर कम करें तो ये तो आपका हो गया फिक्स, ठीक है। इसको तो आपने कर दिया फिक्स कि लोड तो आपका वो का वो है। तो अब वेरी क्या कर सकते हैं आप, आर को वेरी कर सकते हैं। तो आर अगर जितना कम होगा उतना ही करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आई थिंक इसका आंसर पूरा हो जाता है कि इसलिए हमें करंट को अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें कम से कम लेना होगा। Okay, now we will discuss last part of this question, that is part D. A high tension supply
से 6 किलोवाट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वाई। यानी अगर एक हाई टेंशन जो कनेक्शंस होते हैं, सप्लाई होती है, और उसके लिए जैसा कि ये दिखाया गया है आपको कि हाई टेंशन जो वायर होते हैं 6000 वॉट का है ये, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका बहुत हाई होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर यही है कि ए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर हाई टेंशन सप्लाई टू लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेफ्टी पर्पज, क्योंकि इससे हमें करंट ड्रॉ करना है और करंट की एक सेफ्टी लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा करंट हमें ड्रॉ नहीं करना है। तो करंट का फॉर्मूला वैसे ही आपको मैंने बताया था पहले भी कि I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों होते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर भी इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही करंट ड्रॉन ज़्यादा होगा। तो अगर हम उल्टा कर लें कि अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम हाई कर लें तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ये इन्वर्सली डिपेंडेंट है, तो करंट ड्रॉन जो है उससे कम होगा, यानी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज इफ़ द सर्किट इज शॉर्टेड, अगर एक्सीडेंटली कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट ड्रॉन विल नॉट एक्सीड फ्रॉम द सेफ्टी लिमिट, की एक सेफ्टी लिमिट जो डिसाइड की गई है उससे ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, और दिस कैन बी द डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड कैन द कोज फैटल एक्सीडेंट। तो इससे बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं या किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हाई होना चाहिए या एक सेफ्टी लिमिट के अनुसार होना चाहिए, जिससे करंट की जो एक सेफ्टी लिमिट है उससे को क्रॉस नहीं करें। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने 4 पार्ट में डिस्कस किया, चारों पार्ट को हमने अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया है, और अब हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू।